वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। फ्रेंड्स, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है, स्टडी मटेरियल। जैसे कि इस समय इकोनॉमिक्स का मैं कोर्स लेकर आया हूँ आपके सामने, तो ये सब्जेक्ट वाइज कोर्स है। अब इकोनॉमिक्स का ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए है जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट फेस कर रहे हैं। आप 11th में हैं, 12th में हैं, सीए फाउंडेशन में हैं, तो आप सभी लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आराम से आप अपने नोट्स बना लीजिए। ये 15 लेक्चर होगा हमारा, जिस लेक्चर में हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं सप्लाई। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सप्लाई पर। डिमांड हमने कंप्लीट कर दी है और आज बात होगी सप्लाई पर। तो सप्लाई के बारे में कुछ बातें हम लोग जानते हैं। देखिए, चलिए हम लोग आज बात करेंगे सप्लाई की। तो ये सप्लाई कहते किसे हैं, देखिए ध्यान से समझिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। फ्रेंड्स, देखिए, व्हाट इज़ सप्लाई। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ सप्लाई, तो सप्लाई की कई डेफिनेशन है, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन आप बताएंगे, व्हेन एनी प्रोडक्ट एट ए सर्टेन प्राइस कम्स इन द मार्केट फॉर सेल इज कॉल्ड सप्लाई। क्या? व्हेन एनी प्रोडक्ट, जब कोई प्रोडक्ट एक सर्टेन प्राइस पर आता है मार्केट में सेल होने के लिए, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए आता है एक निश्चित प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। दूसरी बात है कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस द गुड्स एंड प्रोवाइड टू मार्केट फॉर सेल इज कॉल्ड सप्लाई। वही बात, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाते हैं और उसे मार्केट में एक सर्टेन रेट पर सेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सप्लाई। इसके बाद देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर मार्केट टू सेल एट ए फिक्स प्राइस कॉल्ड सप्लाई। कभी कभी हम इंपोर्ट भी करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए, तो दिस प्रोसीजर इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इज रिलेटेड टू फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड और सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट पर बेस होता है। दीज आर टू क्वालिटी अप्रोच, देयर आर आल्सो क्वालिटी अप्रोच। देखिए, इनमें क्वालिटी अप्रोच भी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सप्लाई की डेफिनेशन। तो हमने बहुत अच्छे से सीखी कि सप्लाई किसे कहते हैं। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आता है तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब एक बात आपको और अच्छे से समझनी होगी कि प्राइस और जो फैक्टर हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं। देखिए, पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस ऑफ गुड्स से सप्लाई अफेक्ट होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करती है। प्राइस ऑफ गुड्स और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कैसे कि अगर प्राइस किसी गुड्स का बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस किसी गुड्स का घटेगा तो उसकी सप्लाई भी घटेगी। ये बात आपको याद रखना, प्राइस और सप्लाई ऑफ गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इनवर्स रिलेशनशिप। समझिए बात को। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, प्राइस की बात नहीं कर रहे आपकी बार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, समझिए, तो जो अगर कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, सप्लाई लेस हो जाएगी। ठीक, वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप। ये बात याद रखनी है। अब देख लीजिए, टोटल प्रोडक्शन 1 लाख रुपए का हो रहा है, प्राइस 100 से 120 हो गया, और जो यूनिट है सप्लाई की वो 1000 से 800 हो गई। समझ लीजिए बात को, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए ही आपके पास बजट है, 100 रुपये अगर गुड्स के प्राइस रखेंगे तो यूनिट क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। लेकिन 1 लाख रुपए ही आपका प्रोडक्शन का बजट है और 120 रुपये प्राइस हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा
तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 100 से 120 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्वांटिटी 1000 से 800 यूनिट हो रही। तो कॉस्ट क्या है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट सॉरी ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये आपका यूनिट है। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है। कॉस्ट हमारे पास 1 ही लाख है, तो 1 लाख को इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यूनिट अब कम होगी, क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपए ही हैं। अगर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी क्या होगी, कम सप्लाई होगी। ठीक, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन्वर्स रिलेशनशिप है, जबकि प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अभी आपको एक बात और समझानी है कि प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है। देखिए समझिए बात को। मान लीजिए किसी वस्तु के प्राइस 100 रुपये थे, हमने उसको 120 रुपये कर दिया। पहले हम इस पे प्रॉफिट लेते थे 20 रुपये का, अब हम प्रॉफिट ले रहे हैं 40 रुपये का। समझिए, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट उसकी 80 रुपये है। मान लीजिए किसी वस्तु की कॉस्ट 80 रुपये है, उसका सेल प्राइस क्या है, 100 रुपये, तो 20 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। सेल प्राइस अगर 120 है तो 40 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो हम जो यूनिट है वो ज़्यादा बनाने लगेंगे कि नहीं बनाने लगेंगे, क्योंकि इस प्रॉफिट में भी कुछ यूनिट बनेगी कि नहीं बनेगी। इसलिए प्राइस अगर वस्तु के बढ़ते हैं, मतलब समझिए 20 रुपये से 40 रुपये अगर चीज़ होती है, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या होती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, यानी यूनिट सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने की वजह से ही हम जो है यूनिट ऑफ सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। इसलिए प्राइस ऑफ गुड्स अगर बढ़ेगा तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा सप्लाई ऑफ गुड्स में। ये बात आपको याद रखनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ठीक, वेरी गुड। आइए थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर टेक्नोलॉजी आपकी बढ़िया है, लेटेस्ट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो इन्वर्स रिलेशनशिप होगा, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ओल्ड टेक्नोलॉजी पे प्रोडक्शन कम होगा। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स, समझ लीजिए इन्वर्स रिलेशनशिप है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडीज़ है, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है, तो फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा और बजट बढ़ जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि हम किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास गुड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जब गुड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स में। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये आपको डिमांड से देखना है। आपको मैंने बताया था रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, डिमांड में मैंने पढ़ाया है, तो पिछले वीडियो में जाके रिलेटेड गुड्स देख लीजिएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कि रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, डिमांड में मैंने समझाया है। ठीक है, पुराना वीडियो देखिएगा जाके, उसमें मिल जाएगा आपको। आइए लॉ ऑफ सप्लाई पर बात करते हैं। अब जैसे लॉ ऑफ डिमांड थी तो लॉ ऑफ सप्लाई भी। तो लॉ ऑफ डिमांड जल्दी से बताइए क्या होता है, पहले आप लोग बताएंगे हमको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमने बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर वस्तु के प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसकी डिमांड घट जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी और आपको अब 200 रुपये में हम दें, तो क्या सब लोग इसे खरीद पाएंगे? अब नहीं खरीद पाएंगे। जब 100 में थी तो सब खरीद पाते थे, तो डिमांड क्या हो गई, घट गई। अगर वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे, तो डिमांड दोस्तों क्या होगी, डिमांड लेस होगी। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, कह रहा कि अगर अदर फैक्टर्स साइलेंट हों तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। डायरेक्ट रिलेशन होता है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घट जाती है डिमांड में, लेकिन सप्लाई में उल्टा होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे प्राइस 10 रुपये से 12 रुपये हुए, फिर 14 हुए, फिर 16 हुए, तो क्वांटिटी 1000 से 1100 यूनिट होने लगी, फिर 1200, फिर 1300 प्रोड्यूस होने लगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ाओगे
तो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और इस प्रॉफिट का जो पैसा है वो इंक्लूड हो जाएगा, और तो हमारे पास और जब सरप्लस पैसा होगा तो हम और यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और उसी प्रॉफिट को फिर से लगा देंगे बिजनेस में, और उससे और यूनिट प्रोड्यूस करके हम और सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सप्लाई भी बढ़ जाती है। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस प्रॉफिट ऑल्सो विल इंक्रीज, ये बात याद रखना। देखो लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस प्रॉफिट ऑल्सो भी इंक्रीज, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है बताइए, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब आपको समझना होगा शेप ऑफ कर्व, सप्लाई का कर्व कैसा बनता है। देखिए, डिमांड का कर्व तो उल्टा बनता था, इस तरीके से बनता था डिमांड का कर्व, लेकिन अब सप्लाई का कर्व कैसा बनता है। सप्लाई का कर्व हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ये सप्लाई का कर्व है, कैसे, इसी चित्र को देखिएगा, एक बार ड्रॉ करते हैं हम फिर से। इसमें देखिए, टेबल देखिए, तो पहले इधर प्राइस होता है फ्रेंड्स, इधर क्या होता है, प्राइस होता है, और नीचे क्या होता है, क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी का है। ठीक, अब देखिए प्राइस ये वाले लेने हैं हमको, क्वांटिटी ये वाली लेनी है। तो प्राइस की जगह पे प्राइस लिखना है, देखो 10, 12, 14, 16, और क्वांटिटी में लिखना है 1000, 1100, 1200, 1300, ये हमने लिख दिया। अब हमने 10 के सामने देखो 1000 है, तो 10 के सामने 1000 को मिला दिया, 12 के सामने 1100 को मिला दिया, इसके बाद 14 के सामने 1200 को मिला दिया, 16 के सामने हमने 1300 को मिला दिया, और ये देखिए ये मैच कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई कर्व बना लेते हैं। शेप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ही बनेगा सप्लाई कर्व। वेरी गुड। आइए हम लोग अब थोड़ी सी अगले टॉपिक पे बात करते हैं। सप्लाई के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक शिफ्ट इन सप्लाई और एक मूवमेंट इन सप्लाई, ये दो टर्म है सप्लाई कर्व के अंदर। शिफ्ट इन सप्लाई में दो बातें आती हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। मूवमेंट इन सप्लाई में दो बातें आती हैं, एक्सटेंशन आता है और कॉन्स्ट्रक्शन आता है। तो आइए हर टर्म को समझते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है पहले हम लोग ये जानते हैं, फिर इसके अंदर इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। देखिए, शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, पहले ये था अब ये हो गया। ठीक, मूवमेंट इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि सप्लाई कर्व एक्सटेंड करता है, मतलब यहाँ से सप्लाई कर्व यहाँ हो गया, एक्सटेंड हो गया, और शिफ्ट माने शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्ट का है, देख लीजिए इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई के अंदर इंक्रीज इन सप्लाई मतलब पहले सप्लाई कम थी, अब सप्लाई थोड़ा बढ़ के ज़्यादा हो गई तो राइट में आ गया। अगर यही सप्लाई डिक्रीज होती तो लेफ्ट में आ जाता, ये कर्व S1 क्या है, लेफ्ट में आ जाता डिक्रीज में। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन है, मतलब सप्लाई ही बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, देखो क्वांटिटी बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक्सटेंशन हो रहा है। तो एक्सटेंशन का मतलब है कि सप्लाई का बढ़ना, जबकि इंक्रीज का मतलब है सप्लाई का बढ़ना लेकिन शिफ्ट हो जाना। समझ गए, नीचे थोड़ा सा और बातें हम लोग समझते हैं कि दोनों कब केस अप्लाई होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सटेंशन इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज इन सप्लाई देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट करिए। ड्यू टू अदर फैक्टर लाइक कॉस्ट और अदर एक्सेप्ट प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। अदर फैक्टर यानी कि कॉस्ट है या फिर टेक्नोलॉजी है, जो हमने अभी फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस सप्लाई बताया था, उसमें हमने बताया था ना कि कॉस्ट है, प्राइस को छोड़कर टेक्नोलॉजी है, प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर हैं, अगर वो सारे फैक्टर साइलेंट हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर लाइक कॉस्ट और अदर एक्सेप्ट प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। समझ लीजिए, प्राइस को छोड़कर अगर अदर फैक्टर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। लेकिन ड्यू टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट देन क्वांटिटी इंक्रीज देन इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। मतलब प्राइस की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ जाए, समझिए बात को फिर से, ड्यू टू प्राइस, अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई। और अगर प्राइस को छोड़कर, देखो लिखा है एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाए तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। अदर फैक्टर की वजह से अगर क्वांटिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। लेकिन अगर प्राइस की वजह से क्वांटिटी बढ़ती है तो दिस इज कॉल्ड
एक्सटेंशन इन सप्लाई। ठीक, समझ गए बात को, वेरी गुड। देखो इट कैन नॉट फॉलो लॉ ऑफ सप्लाई, समझिए यहाँ प्राइस की वजह से तो नहीं हो रहा है, यहाँ अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में तो प्राइस की बात होती है और सप्लाई की बात होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स की। यहाँ प्राइस और सप्लाई की बात यहाँ तो नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहाँ लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है क्योंकि यहाँ प्राइस की वजह से बात होती है। तो एक्सटेंशन में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है, जबकि इंक्रीज में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ गुड्स में बी चेंज्ड, यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या, अदर फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, यहाँ पे अदर फैक्टर नहीं चेंज होते हैं, अदर फैक्टर यहाँ साइलेंट रहते हैं। फिर यहाँ देखो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू आउटसाइड, लेफ्ट टू राइट और राइटवर्ड साइड, ठीक है, शिफ्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, सप्लाई कर्व मूव होता है, तो सप्लाई पॉइंट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, ये देखो सप्लाई कर्व यहाँ मूव होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ अप, समझ गए, वेरी गुड, मूव होता है। तो ये तो था हमारा दो बातें, इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सटेंशन, दोनों में डिफरेंस। अब हम लोग बात करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई और कंस्ट्रक्शन। हमने आपको पहले बताया कि डिक्रीज में क्या होता है, इधर आ जाता है S1 जो है खिसक के इधर आ जाता है, और जबकि यहाँ पर क्या है कि अंदर की तरफ हो जाता है, जो S2 है वो अंदर की तरफ हो जाता है, तो ये कहलाता हमारा कंस्ट्रक्शन और ये कहलाता हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई भी वैसे ही बिल्कुल, डिक्रीज इन सप्लाई किसके कारण होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर, अगर दूसरे फैक्टर के कारण क्वांटिटी सप्लाई में कमी आए तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई, लेकिन अगर प्राइस के कारण क्वांटिटी सप्लाई में कमी आए तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक, कंस्ट्रक्शन, सॉरी दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, अगर प्राइस के कारण क्वांटिटी में कमी आए तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, अगर प्राइस के अलावा किसी अदर फैक्टर के कारण क्वांटिटी में कमी आए तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में भी चेंज, अदर फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई कैन नॉट फॉलो, यहाँ पे नहीं फॉलो हो सकती है, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे फॉलो होती है क्योंकि प्राइस की बात होती है और प्राइस के साथ ही लॉ ऑफ सप्लाई का रिलेशनशिप होता है। सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट टू लेफ्ट राइट टू लेफ्ट और लेफ्टवर्ड और इनसाइड, यहाँ क्या है, सप्लाई पॉइंट मूव राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड साइड, मतलब कि आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सप्लाई कर्व यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है एक्सटेंशन के, समझ गए। ठीक, इन द केस ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, पहले क्या था, चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेकिन सप्लाई के केस में फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले को लगाकर आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सप्लाई का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिस इज सप्लाई का फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सप्लाई। सो सेकेंड लेक्चर वी विल कम विद सेकेंड लेक्चर वेरी सून। तो अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो अपने कॉपी में बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड बी सक्सेसफुल, बी विक्टोरियस, टेक केयर।